मैं अपने पति के साथ हनीमून के लिए नैनीताल गई थी। वहाँ पर कुछ पहाड़ी इलाके भी थे। मेरे पति मुझे पहाड़ी इलाकों पर घुमा रहे थे। उन पहाड़ी इलाकों पर कुछ कबीलों का निवास होता था, जो सदियों से वहाँ पर रहते चले आ रहे थे। वहाँ पर बहने वाली साफ नदियाँ और वहाँ की सुंदरता देखकर तो मेरी आंखें फैली की फैली रह गई थी। वहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग की अजीबोगरीब रस्में थी। उन रस्मों का मैं अनजाने में ही हिस्सा बन गई थी। नैनीताल के इन पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए मेरे पति विराट बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। कहने लगे, इन इलाकों में रहने वाले अनजान लोग हैं और यह जगह भी एकदम अनजान है। मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। मैंने कहा, आप कुछ भी कर ले, आपका बहाना नहीं चलेगा। मुझे तो इन पहाड़ों और जंगलों में घूमना ही घूमना है। मेरी जीत के सामने विराट को हार माननी पड़ी थी। दिल्ली से नैनीताल का सफ़र हमने बस में तय किया था। उसके बाद हमने नैनीताल की इन पहाड़ों और जंगल इलाकों के एक कैब बुक कर ली थी। हम पहाड़ी इलाके के होटल में ठहरे हुए थे, जो कि खूबसूरत नदी के सामने ही बना हुआ था। लेकिन यह होटल बहुत पुराने जमाने का बना हुआ था। जब मैं इस होटल में गई तो मुझे वह कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कमरे थे और आराम का सामान भी बहुत कम था। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर की खूबसूरत नज़ारे देखे तो मैं इस होटल की बदसूरती को भूल चुकी थी। यह हमारी पहली शाम थी और दिल्ली से नैनीताल तक का बस का जो सफ़र था उसे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। खाना खाते ही मेरी आंखें बंद होने लगी थी, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई। विराट कहने लगे, क्या आरती, क्या तुम यहाँ सोने के लिए आई हो? क्या हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं? अपने हनीमून ट्रिप को यादगार बनाने आए हैं, सोने नहीं आए। मैंने मुस्कुराकर कहा, विराट प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। और वैसे भी हम सुबह जल्दी उठकर इन पहाड़ों के खूबसूरत मंजर को देखने के लिए चले जाएंगे। सुबह का मंजर तो वैसे भी बहुत ही दिल फरेब होता है। खैर, विराट को समझना सबसे मुश्किल काम था। काफ़ी देर बहस के बाद आखिरकार विराट मान ही गए। हमारी दोनों की बचपन से ही दोस्ती थी और हम बचपन से ही एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात रखते थे। विराट एक फौजी थे। शादी के लिए कुछ दिन में ही विराट ने अपनी मोहब्बत मुझ पर जिस तरह निछावर की थी, मैं खुद को खुशनसीब ख्याल करने लगी थी। सुबह मेरी आँख चिड़ियों की चहचहाट से खुली थी। जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने अपने बराबर में विराट को बेखबर सोते देखा तो एक दिल फरेब मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई। मेरा पति खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद रोमांटिक भी था, बल्कि किसी किताबी हीरो जैसा जिसकी हर लड़की इच्छा करती है। मैं उठकर बैठ गई, अपने बिखरे बालों का जूड़ा बनाया और बेड से नीचे उतरी और सीधे खिड़की की तरफ बढ़ गई। मुझे सुबह सुबह का मंजर देखना था। जैसे ही मैं पर्दा हटाया तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच नीले रंग की नदी और उसके दोनों तरफ लगे पेड़ और उन पर चाहते परिंदे। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई खूबसूरत सा सपना देख रही हूँ। तभी उसके बाद जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो एक अजीब और गरीब सा मंजर था। बहुत से लोगों ने उस नदी के पास कैंप लगा रखे थे। मेरा जी चाहा कि मैं भी वहाँ चली जाऊँ। पत्थरों के झरने की तरह गिरते पानी से जो संगीत हवा में गूंज रहा था, मेरा जी चाह रहा था कि मैं वहाँ पास बैठकर संगीत को सुनूं। मैं भी सोच रही थी कि जब मेरे कंधों पर दबाव सा महसूस हुआ और किसी ने मुझे अपने बाहों में भर लिया। मैंने मुस्कुराकर पलटकर पीछे अपने पति की तरफ देखा था, जो अच्छे खासे रोमांटिक मूड में था। मैंने खुद को उसके बाजू के घेरे से आज़ाद किया और कहा कि विराट, जल्दी से नाश्ता करवाइए और फिर हम बाहर चलते हैं। देखना सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है। विराट की गिनती अच्छे खासे खूबसूरत नौजवानों में होती थी। मैं खुद भी खूबसूरत थी, लेकिन मर्द बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग अपनी नज़रें पलटना भूल जाए, और विराट भी ऐसा ही था। मुझसे कहने लगा कि मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है कि बाहर का नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत है या मेरी पत्नी। मैं उसकी ऐसी बातों की ही तो दीवानी थी। खैर, हमने एक साथ नाश्ता किया और हम सामने नदी की तरफ चले गए। मौसम बहुत ही खुशगवार था। जैसे ही हम उस नदी के पास पहुंचे तो वहाँ के रहने वाले लोग जमा होना शुरू हो गए। नदी के पास कुछ मुसाफिरों ने खेमे लगाए हुए थे और वही उन खेमे में ठहरे हुए थे। वह भी अपने अपने कैंप से बाहर आ गए।
नदी के किनारे ठहरे हुए सारे लोग कबीले वाले ही थे जो यहाँ के पहाड़ों के जंगलों में रहते थे। सुनने में ये आया था कि वहाँ के रहने वाले लोग कुछ अलग ही रस्में होती है जिन्हें वह इस नदी के सामने ही पूरा करते हैं। जब मैंने यह सुना तो मुझे यह सब देखकर बड़ी दिलचस्पी से पैदा होने लगी। मैंने सोचा आखिर मैं भी तो देखूं कि उनकी क्या रस्में होती है और ये रस्मों को कैसे करते हैं। विराट एक तरफ को खड़ा हो गया और वह लोग अपने साथ ढोल और बाजे भी लेकर आए थे। कुछ लोग ढोल बजाने लगे और कुछ बाजे। फिर जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मेरी हैरत की हद न रही। वहां पर बहुत ही चुस्त गाउन पहने उन कबीले वालों की लड़कियां डांस करने लगी। पहाड़ी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत थी। हालांकि मैं भी कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनके हुस्न के आगे अपनी खूबसूरती मुझे धुंधली सी महसूस हो रही थी। वहां पर नाचने वाली लड़कियां एक से बढ़कर एक हसीन थी, लेकिन एक काले गाउन वाली लड़की तो कोई अप्सरा ही लग रही थी। मेरी नजरें तो उससे हटने को तैयार ही नहीं थी। मैं उसके हुस्न को देखकर हैरान रह गई थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कुछ देर तो मैं वहां के हुस्न को देखना ही भूल गई थी। मुझे लग रहा था कि जैसे इस लड़की की खूबसूरती ने नैनीताल की इन वादियों की खूबसूरती को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी खूबसूरत लड़की थी वह कि जिसने देखने वालों को अपने जादू में जकड़ लिया था। हर एक की नज़र इस लड़की पर थी। कुछ देर के बाद मैं अपने हवासों में वापस आई थी, पर जैसे ही मैंने अपने बराबर खड़े विराट की तरफ देखा तो उसकी नज़रें भी इस लड़की की तरफ ही देख रही थी। वह बिना आंखें झपकाए उसे ही देख रहा था। मैं मानती हूँ कि उसका हुस्न ही कुछ ऐसा था, लेकिन कोई भी पत्नी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके अलावा किसी दूसरी औरत को ऐसी नज़र से देखे जैसा कि विराट उस पहाड़ी लड़की को देख रहे थे। मैंने उनके बाजू पकड़कर उन्हें झिंझोड़ा था। वो बुरी तरह से चौंक गए। मुझे देखकर कुछ शर्मिंदा भी हुए थे। मैंने कनखियों से उन्हें घूरा। मैंने कहा, क्या हो गया आपको? वह मुस्कुराकर कहने लगे, यार बड़ी हसीन लड़की है। काश कि तुमसे पहले मुझे यह मिल गई होती तो मैं इसी से शादी कर लेता। विराट ने शरारत से मुझे मुस्कुराते हुए यह बात कही थी। मैंने घुरकर उनको देखा तो वह हंसने लगे, कहने लगे, मजाक कर रहा हूँ। कोई भी लड़की तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि वह यह बात मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इस बात में तो कोई शक ही नहीं था कि वह लड़की बाकी बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने हम महसूस किया था कि डांस के दौरान भी वह लड़की विराट को ही देख रही थी। खैर, उनका डांस इतना दिलचस्प था कि हमारा तो वहाँ से उठने को जी ही नहीं चाह रहा था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि वह डांस नहीं मेरे लिए मौत का पैगाम है। वहाँ के लोगों की एक अजीब रस्म थी कि वहाँ लड़कियाँ शादी से पहले अपनी पसंद के लड़के से संबंध बनाती है। वह लड़की लड़के से पूरी तरह खुश होती थी, उसके बाद ही उसे लड़के से शादी करती थी। और इस सब के पीछे क्या वजह थी, यह बात आज तक किसी भी अजनबी को नहीं पता था। सच पूछो तो मैं भी यही सब जानने के लिए नैनीताल के इन पहाड़ी इलाकों पर आई हुई थी, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में मुझे एक लड़की ने यह बात बताई थी। मैंने कहा, भला यह कैसी रस्म हुई? लड़की कैसे अपनी शादी से पहले ही किसी भी नौजवान लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो सकती है? वह कहने लगी, कभी इस इलाके में जाओ तो अपनी आंखों से देख लेना। मुझे अपनी दोस्त की बात में सच्चाई नहीं दिख रही थी। जैसे ही वह डांस खत्म हुआ तो वहाँ की लड़कियों ने अपने गले में पहना दुपट्टा वहाँ मौजूद लड़कों के गले में डालना शुरू कर दिया। उनकी बातों से ही अंदाजा हो रहा था कि वह लड़कियां दुपट्टा उनके गले में डाल रही है जिसे वह शादी करना चाहती है। मुझे यह रस्म बड़ी अनोखी सी लग रही थी। लड़कियों को उनके पति का चुनाव करने का पूरा हक दिया जा रहा था, वरना मैं जिस गांव से संबंध रखती हूँ वहाँ पर अब तक लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। और हमारा गांव ही एक नहीं बल्कि हमारे देश में अभी ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर लड़की से शादी से पहले उनकी मर्जी तक नहीं पूछी जाती। बस उन्हें हुक्म सुना दिया जाता है कि उनके घर के बड़ों ने उनके लिए फैसला कर लिया है। उसे अब सारी जिंदगी उसी आदमी के साथ गुजारनी है जिन्हें उसके घर के बड़ों ने पसंद किया है। और ये लड़कियां तो इतने बेपाकी और आज़ादी से वहाँ मौजूद लड़कों के गले में अपना अपना दुपट्टा डाल रही थी और उन्हें अपना जीवन साथी चुन रही थी। हम लोग बड़ी दिलचस्पी से यह देख रहे थे कि अचानक से वही सुंदर सी लड़की अपना दुपट्टा हाथ में पड़े तेजी से हमारी तरफ आने लगी। हम उन कबीलों वालों से थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे। वह लोग अपनी रस्म कर रहे थे
और हम उन्हें देख रहे थे, लेकिन उस लड़की को इतनी तेजी से अपनी तरफ आते देखकर मैं हैरान हुई थी। यह सब देखकर मैं ठीक से हैरान भी नहीं हो पा रही थी। जब उसने अपना दुपट्टा विराट के गले में डाल दिया, यह देखकर जितनी हैरत मुझे हुई थी, उससे ज़्यादा तो विराट हैरान हुए थे। एकदम ही बजने वाले ढोल और बाजे बंद हो गए। वहाँ मौजूद जितनी भी कबीले वाले थे, वह यह सब देखकर यूं खामोश हुए जैसे सबको ही साफ सूंघ गया हो। उनके कुछ बड़े बुजुर्ग चलते हुए हमारी तरफ आने लगे। मैंने विराट के गले से वह दुपट्टा उतारा और गुस्से से उस लड़की के ऊपर फेंक दिया। मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी है? यह मेरा पति है, समझिए, यहाँ रहने वाला नहीं है। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल खामोश खड़ी थी, लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा कर विराट को ही देख रही थी। विराट भी गुस्से में आ गए। उस लड़की के बुजुर्ग हमारे पास आ गए, कहने लगे, हमारे यहाँ पर रस्म होती है कि लड़की शादी से पहले एक रात के लिए जिस लड़के से भी चाहे संबंध बना सकती है, और हमारी लड़की ने तुम्हारे पति को पसंद किया है। यह सुनकर तो विराट बुरी तरह घबरा गए थे। किसी को देखना एक दूसरी बात होती है, लेकिन एक रात किसी भी लड़की के साथ गुजारना, वह भी शादी से पहले, उससे शारीरिक संबंध बनाना, कोई भी शरीफ मर्द ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती थी कि मेरा पति कभी भी यह नहीं कर सकता। विराट कहने लगे, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और ना ही हम आपके कबीले से कोई संबंध रखते हैं। यह मेरी पत्नी है और हम यहाँ पर सिर्फ मौज मस्ती के लिए आए हैं। आप अपनी लड़की से कहिए कि वह किसी और के साथ यह रस्म निभा ले। लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस लड़की को पूरा हक हासिल है कि यह एक रात जिस लड़के के साथ चाहे गुजार ले, और इसने तुम्हें चुना है। यह सुनकर विराट को गुस्सा आने लगा। वह कहने लगा कि आप कैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं? मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करना चाहता और ना ही आपकी बेकार की रस्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हम नहीं जानते थे कि यह बात हमारे लिए जान का जंजाल बन जाएंगी। उन लोगों ने अपने जेबों से पिस्तौल निकाल ली थी और मेरे और विराट के सर पर रख दी। यह देखकर तो हम लोग सांस लेना ही भूल गए थे। वह लोग कहने लगे कि जो हमारी रस्में के खिलाफ बात करता है, हम उसे जान से मार देते हैं, और हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है जिसके हम पाबंद हो। हम अपने कानून खुद बनाते हैं और खुद ही उन्हें निभाते हैं, बल्कि सामने वालों को भी मजबूर कर देते हैं कि वह हमारे कानून का पालन करे। यह अजीब ज़बरदस्ती थी जो हमारे साथ बरती जा रही थी। उनके कई नौजवान हमारे आसपास जमा हो गए, जैसे अपने साथ हमें अपने इलाके में ले जाना चाह रहे हो। विराट बार बार उनसे कहने लगे कि हमें छोड़ दो, हम तो सिर्फ यहाँ डांस देखने के लिए खड़े हुए थे। हमारा आप लोगों से कोई संबंध नहीं है। आप अपने कबीले के लड़कों के साथ ही रस्म करें, हमें माफ़ करें। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, बस ज़बरदस्ती हमारे सर पर पिस्तौल ताने हमें अपने इलाके में ले गए। वहाँ ले जाकर उन्होंने हमें एक जगह खड़ा कर दिया। यह एक खेरा था जिसका आंगन बहुत बड़ा था और इसके आसपास कई कमरे बने हुए थे। वह सारी लड़कियां उन कमरों के अंदर चली गई और मर्द लोग हमारे आसपास ही खड़े रहे और हमें बदमाशी दिखा रहे थे। फिर उनके सरदार ने एक औरत को आवाज़ दी जिसकी उम्र कोई 50-55 के लगभग थी। वह औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, इस लड़की को अपने साथ कमरे में ले जाओ। यह कहना था कि मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। ना जाने वह लोग मेरे साथ क्या करें। इस समय विराट भी गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने सर पर तनी पिस्तौल झटके से पीछे ही की कि मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, खबरदार, जो मेरी पत्नी को कहीं भी लेकर गए। हम आपसे कह चुके हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ मौज मस्ती के लिए आए थे, इसलिए आप लोग हमसे ज़बरदस्ती अपनी कोई भी रस्म नहीं करवा सकते, क्योंकि रस्म के नाम पर यह सिर्फ एक पाप है और मैं मर के भी आपकी किसी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाऊंगा। विराट का यह कहना था कि एक नौजवान लड़के ने अपनी पिस्तौल का बट बड़ी जोर से विराट के सर पर मारा था। विराट के सर से खून बहने लगा। यह देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई थी। मैंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पति को मार रहे हैं? वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि इनकार की सूरत में हम इसकी जान भी ले लेंगे। यह सब सुनकर तो मैं रोने लगी थी। हम कैसे बड़ी मुसीबत में जाकर फंस चुके थे। उस आदमी ने बड़ी उम्र की औरत से कहा कि इस लड़की को अपने साथ कमरे में ले जाओ। विराट के सर से खून बह रहा था। जब दो नौजवानों ने विराट के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधना शुरू कर दिए, मैं उस औरत से अपना बाजू छुड़वाने लगी। मैंने कहा, आप लोग यह मेरे पति के साथ क्या कर रहे हो? भगवान के लिए इसे कुछ मत करना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे।
विराट भी यही कह रहे थे कि मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वह औरत मुझे कमरे में लेकर आई और मुझे धकेल कर वहाँ पड़ी हुई एक चारपाई पर छोड़ दिया और फिर कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस कमरे में एक चारपाई के अलावा और कुछ भी ना था। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आ गई और दरवाज़ा पीटने लगी, कहने लगी, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, क्यों तुम लोग हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। बाहर से मुझे विराट को मारने पीटने की आवाज़ आ रही थी और मेरा दिल यूं था कि जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच दिया हो। उस वक्त तो सिर्फ मुझे मेरे पति की जान की चिंता थी कि विराट को वह लोग मार ही ना डाले। मैं रोने लगी थी। वह सोचने लगी कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वही लड़की कमरे में दाखिल हुई जिसने कुछ देर पहले अपना डांस दिखाकर हमें दीवाना किया और उसके बाद जो हरकत उसने की थी उसने हमारे होश उड़ा के रख दिए थे। उसी लड़की को अपने सामने देखकर मुझे उस लड़की से नफरत महसूस हुई। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे टूटी फूटी हिंदी में बात करने लगी, कहने लगी, तुम्हारे पति के साथ क्या समस्या है, वह क्यों बार बार इनकार कर रहा है, हालांकि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। यहाँ रहने वाले पहाड़ी नौजवान मेरी एक नज़र के लिए इंतजार में खड़े रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पति को चुना है। फिर वह लड़की कहने लगी कि मैं इस इलाके के सरदार की बेटी हूँ और सरदार हमारे इलाके का सबसे बड़ा माना जाता है, उसकी बात कोई नहीं डालता। आज तक जो भी बात मैंने अपने बाबा से कही है उन्होंने वह बात मानी है। तुम्हारे पति की जीत बेमतलब की है क्योंकि रात तो उसे हर सूरत में मेरे साथ ही गुजारनी होगी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बेशर्मी वाली बात करते हुए? तुम कैसे किसी दूसरे औरत के पति के साथ रात गुजार सकती हो? मैंने उसे थोड़ा लालच देना चाहा और अपने हाथों में पहनी सोने की चूड़ियाँ उतार कर उसको पकड़ा दी। अपने कानों में पहने सोने के टॉप्स भी मैंने उतार कर उसके हाथों में रख दिए। मैंने कहा, भगवान के लिए यह सब कुछ तुम रख लो, बस मेरे पति को छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। वह लड़की बड़ी अजीब किस्म की थी। उसने मेरी सारी चीज़ मुझे वापस कर दी, कहने लगी, इससे कई ज़्यादा सोना मेरे पास है, अगर मैं वह तुम्हें दे दूँ तो क्या तुम अपना पति मुझे बेच दूंगी सारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मुझे तो वह बहुत ही पसंद आया है। एक रात उसके साथ गुजारने के बाद मैं ऐलान करने वाली हूँ कि यह लड़का मुझे पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और रस्म के अनुसार मेरी उससे शादी भी हो जाएगी। उसकी बात मेरा दिल दहला रही थी। उसकी आंखों में मुझे विराट के लिए जो कुछ नजर आ रहा था वो मेरे होश उड़ा गया था। वह तो उसे पति बनाने के चक्कर में थी। यह बात सिर्फ एक रात की ना थी। वो कहने लगी, जब तक मैं चाहूँ तुम्हारा पति मेरे साथ ही रहेगा। मैंने कहा, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगी, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर घसीटते हुए आंगन में ले आई जहाँ मेरा पति अच्छा खासा जख्मी हो चुका था। उसे इस हाल में देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मेरे पति को छोड़ दो, इसे क्यों इतनी बेदर्दी से मार रहे हो? लेकिन मेरी पुकार सुनता कौन? विराट भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तभी एक आदमी ने आकर एक ऐसी बात कही कि विराट के साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए। वह आदमी इस लड़की का बाप था और बहुत ही बेशर्म इंसान था। विराट से कहने लगा, अगर तुम मेरी बेटी के साथ रात गुजारने मना करा तो? देखते हुए मेरा दुपट्टा उतार कर दूर फेंका था। विराट की चीख निकल गई थी। कहने लगा, मेरी पत्नी को कुछ मत करना, जो तुम लोग चाहते हो वह मुझे मंजूर है। शायद यह मेरे पति की बेबसी की आखिरी हद थी, वरना वह तो अब तक मार खाकर भी इस पाप के लिए तैयार ना था जो ये लोग रस्म के नाम पर कर रहे थे। मैं रो रही थी, अपने आप में सिमट कर बैठ गई। विराट से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि दूसरी सूरत में सब लोगों के सामने जो कुछ मेरे साथ किया जाता वह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। रोते हुए मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखों में जीत जाने की चमक थी। एक जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। वह सामने बने कमरे में चली गई और फिर उन नौजवान लड़कों ने विराट को उस कमरे में जाने के लिए कहा। विराट बहुत जख्मी हालत में थे, लंगड़ाते हुए कमरे में गए थे। मैं सिसक सिसक कर रोने लगी थी। मुझे दोबारा से कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन वह 50-55 साल की उम्र की औरत दोबारा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, अब तुम जा सकती हो। मैं सुनकर एकदम से खड़ी हो गई, फौरन से कमरे से बाहर निकली तो देखा कि वह सरदार की बेटी सामने चारपाई पर लेटी हुई थी और काफ़ी जख्मी हालत में थी। उसका बाप उसकी चारपाई के पास बैठा रो रहा था। कबीले के लोग भी उस चारपाई के आसपास जमा थे और सबकी आंखों में आंसू थे। मैं अभी तक नहीं समझ पाई थी कि तभी मेरी नज़र
उन लड़कों पर पड़ी जो एक चारपाई अंदर कमरे से बाहर लेकर आ रहे थे, जिस पर विराट को लेटा देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वह सरदार कहने लगा, तुम्हारे पति ने मेरी बेटी को मार डाला। मेरी बेटी के सर पर गुलदान मारकर उसकी जान ले ली है, इसलिए हमने भी अपना बदला ले लिया है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वह मेरे पति को मार चुके थे। मेरे पति ने पाप करने के बजाय मौत को गले लगा लिया था। अपने पति की मौत की खबर सुनकर मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। विराट की चारपाई आंगन में रख दी गई थी। मैं उसी चारपाई के पास आकर बार बार उसे हिलाने की कोशिश कर रही थी। भगवान के लिए उठो विराट, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। उठो विराट। लेकिन वह जा चुका था हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। मैंने उस सरदार से कहा कि तुम्हें क्या मिला ऐसी घटिया हरकत करके। तुम्हारी घटिया रस्म ने मेरे पति की जान ले ली। हर मर्द हवस का पुजारी नहीं होता जो सिर्फ शरीर का भूखा हो। मेरे पति की दुनिया बेशक उजड़ चुकी थी, लेकिन आखिर उसने अपनी पत्नी से बेवफाई नहीं की थी। उसने पाप करने के बजाय मौत को सुनना पसंद किया था। मैं नैनीताल अपने पति के साथ आई थी, लेकिन वापस मैं उसके बेजान शरीर के साथ जा रही थी। मैंने ही विराट से यहाँ आने की जिद की थी, क्योंकि मुझे अपनी दोस्त की बात की पुष्टि करनी थी कि क्या वाकई यहाँ की औरतें ऐसा काम करती है। काश कि मैं विराट से ये जिद न करती तो शायद वह जिंदा होता। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कबीले के कुछ लोग मुझे और विराट की बॉडी को मेन रोड पर डाल गए थे। वह रहने के ठिकाने के बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि वह जंगल के बीचों बीच रहते थे और अपना स्थान बदलते रहते थे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। विराट मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं विराट को झंझोड़ झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रही थी। विराट, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? काश कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मौत आ जाती। कि तभी मेरा दिल तेजी से धड़क उठा था जब मुझे अपने हाथ पर किसी का दबाव महसूस हुआ था। मैंने देखा तो वह विराट का हाथ था और मेरे हाथ को अपने हाथों में ले रखा था। मैं चौंक कर विराट के चेहरे की तरफ देखा तो उसने आंखें खोल दी थी, यानी कि विराट जिंदा था। मैं एक चीख के साथ विराट से लिपट गई थी। विराट भी उठकर बैठ चुका था। हालांकि वह बहुत जख्मी था और उसके जख्मों से खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगा, आरती चुप हो जाओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। आगे की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। जहाँ पर मैं और विराट थे वहाँ पर गाड़ियों का बहुत कम आना जाना था। हमने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कोई भी गाड़ी आती नजर नहीं आई। हमारा यहाँ और ज़्यादा रुकना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए मैं विराट को संभालते हुए पैदल ही चलने लगी थी। मेरे दिल को कम से कम सुकून तो था कि विराट जिंदा था। बहुत दूर पैदल चलने के बाद हमें एक गाड़ी आती हुई नजर आई थी। हम लिफ्ट लेकर शहर आ गए थे। मैंने विराट को एक अस्पताल में एडमिट कराया और विराट के घर वालों को फ़ोन कर दिया था। विराट का खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। उसे जल्द से जल्द खून चढ़ाया गया। अगले दिन तक विराट की तबीयत सुधर चुकी थी। मैं विराट के पास बैठी हुई रो रही थी। विराट ने मुझे तसल्ली दी कि आरती, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, आप क्यों रो रही हो? मैं विराट से पूछा कि तुम्हें तो उन लोगों ने मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हुए? विराट ने मुझे बताया कि मैं एक फौजी हूँ और हम लोगों को सांस रोकने की प्रैक्टिस कराई जाती है। उन लोगों ने जब मेरे सर पर किसी भारी चीज से वार किया था, उस समय मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। फिर उसके बाद वह अपनी लड़की को देखने में लग गए थे, जिसे मैं गुलदान मारकर ठंडा कर दिया था। इतनी देर में मुझे होश आ चुका था और जब वो लोग मुझे चेक करने आए तो मैं अपनी सांस रोक ली थी। उन्हें लगा कि शायद मैं मर चुका हूँ। कुछ भी हो, यह दिन हमारी जिंदगी के बहुत ही डरावने दिन थे। मैं विराट के सीने से लगकर रो पड़ी थी। कुछ दिन तक अस्पताल में रहने के बाद विराट को छुट्टी मिल गई और हम अपने घर चले गए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना